एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट की पेडागोजी और कंटेंट हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूं। और ये जो क्वालिटी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं वो सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल जो टेट एग्जाम है जैसे कि सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, आर टेट, सुपर टेट, इस सभी जो स्टेट लेवल टेट है उसके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं, क्योंकि हर टेट में जो टॉपिक है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो सीटेट के जो टॉपिक हैं, सिलेबस हैं, वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके एक समान ही है, तो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि एनवीएस, केवीएस, DSSB एग्जाम, इसमें भी सीडीपी मतलब पेडागोजी और क्या बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, सब पूछा जाता है। तो सब इंटरकनेक्टेड सिलेबस हैं जिसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और जैसे कि मेरी बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश, ग्रामर की जो वीडियोस हैं वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी हर टीचिंग एग्जाम के लिए जो भी एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए सीटेट पेपर 2 SST जो है सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं या सोशल स्टडी कहते हैं, सीटेट का पेपर 2 है वो लेकर आई हूँ। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे जो एस्पायरेंट हैं हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि SST पे एक वीडियो लेकर आएँ, उस पर भी कुछ वीडियोस बनाएं। तो देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आप डिटेल डिस्कशन करूँगी कि क्या सिलेबस है, कहाँ से पढ़ना है, कैसा पैटर्न आता है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब पे मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। आज कुछ क्वेश्चन मैं उठाई हूँ 2023 जो जनवरी 11 का है उसका ये पेपर है, मतलब जो 2022 का जो एग्ज़ाम है जो 2023 फरवरी तक चला था। तो इसमें जो 11 जनवरी 2023 में SST का जो पेपर पूछा है उससे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, समझेंगे पैटर्न को और टॉपिक को, देखेंगे कहाँ से पूछा गया है, क्या पैटर्न है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि जो नए एस्पायरेंट हैं उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। बाद में एक चीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बार आप क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं उसे अलग अलग फॉर्म में, जैसे फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में, कथन जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है, एजर्शन रीजनिंग फॉर्म में होता है, MCQ फॉर्म में होता है, प्लेन जो स्टेटमेंट दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, ऐसा मतलब हर तरह से, या मैच इट के फॉर्म में, पैटर्न को अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। टॉपिक वही है, सिलेबस वही है, क्योंकि सिलेबस सीटेट का आपका स्पेसिफाइड है। NCERT जो है आपको 6, 7, 8 की बहुत अच्छे से करनी है। टॉपिक को देख के पहले आप पैटर्न को समझिए, PYQ को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, और NCERT बुक को हूबहू आप बिल्कुल अच्छे से उन टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आप देखेंगे जब आप सॉल्व करते जाएंगे, हूबहू बिल्कुल NCERT का जो टेक्स्ट है, स्टेटमेंट टेक्स्ट है, उसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो NCERT इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको करना, खासकर SST के लिए, सोशल साइंस के लिए, क्योंकि मैंने भी सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस से दिया था। मैंने NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो मैंने इसमें अच्छा स्कोर भी किया था सेकंड पेपर में, क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट सोशल साइंस ही था। NCERT मैंने पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी, तो उसमें मुझे बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि NCERT आपको बहुत हेल्प करता है विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम देखेंगे SST मतलब कि सोशल साइंस का पेपर 2 है ना, और 11 जनवरी 2023 का ये पेपर है। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि हमारे जो नए एस्पायरेंट है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और जो प्रीवियस एस्पायरेंट्स हैं जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, जो अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं, उन सभी को पता चले और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डीप हो। नए एस्पायरेंट को खासकर पता चले कि कहाँ से पैटर्न और किस तरह का टॉपिक हमें तैयारी करना है, कैसे क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, किस फॉर्म में पूछा जाता है, ये सब कुछ आप देख सकेंगे। तो शुरू करने से पहले कुछ मेरे बारे में मैं बताऊं। मेरा नाम है निर्मला साहू, आपकी एजुकेटर, आपकी मेंटर। मैंने B.Ed में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया हुआ था। एज अ PGT इंग्लिश टीचर मुझे 5 to 6 ईयर का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। देखिए, मेरा भी जो सेकंड पेपर था ना, सोशल साइंस ही था। मैंने भी NCERT और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो फॉलो किए थे।
इससे मैंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया था। तो यही आपकी भी अप्रोच होनी चाहिए। जो हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, वीडियोस को बार बार देखिए और एनसीईआरटी को आप ज़रूर फॉलो कीजिए जो भी आपका टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी ना, वो आपका जो सिलेबस है एसएसटी का उस पर बनाऊंगी, ताकि आपको समझ में आए कि आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या है। बट एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं। Dash are grand, long composition about heroic men and women and include story about God. तो फर्स्ट है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेकंड है एपिक, थर्ड है नैरेटिव एंड फोर्थ है बिब्लियोग्राफी। रिक्त स्थान शूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां कथाएं भी सम्मिलित हैं। फर्स्ट है ऐतिहासिक लेख, सेकंड है महाकाव्य, थर्ड है वृत्तांत आख्यान या फोर्थ है संदर्भिकाएं। देखिए जहाँ पर जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन में मतलब कि बहुत जो लंबी रचनाएं होती है, लॉन्ग कॉम्पोजिशन का मतलब है लंबी रचनाएं, ठीक है। किसके बारे में? शूरवीर मतलब हीरोइक मैन, जिन्होंने वीरतापूर्वक कार्य किया है, वीर पुरुष जिसे कहते हैं, जिनके कार्य बहुत ही ज़्यादा वीरतापूर्वक रहे हैं। वीरांगनाएं मतलब उनके जो हीरोइक डिड हैं, बहुत जो वीर अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है। और मैन या वुमेन, चाहे मतलब औरतें हों चाहे आदमी, उनके अच्छे चरित्र, अच्छी बातें, जो उन्होंने बहुत अच्छा वीर या बहादुरी का कार्य किया है, ये सब जो जिस लॉन्ग कॉम्पोजिशन मतलब कि लंबी जो काव्य रचना होती है उसके द्वारा बताई जाती है। और इसमें जो गॉड्स हैं मतलब भगवान देवी देवताओं के स्टोरी भी कहे जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका एपिक्स मतलब महाकाव्य होता है। महाकाव्य आपको पता है एक लॉन्ग नैरेटिव क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है जिसमें भगवान देवी देवताओं, उनके अच्छे चरित्र मतलब अच्छी बातें उनके बारे में कही जाती है। और अगर उसमें जो कोई जो पुरुष हैं उन्होंने कोई बहादुरी का कार्य किया है, वीर गाथाएं हैं उनकी, ये सबको कही जाती है। अगर महिला हैं तो उनके अच्छे चरित्र, अच्छी जो उनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं, त्याग तपस्या जो कुछ भी है, उसे उन सब चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं तो हमारा जो लॉन्गेस्ट एपिक हमारा जो इंडियन का है वो क्या है? महाभारत। आप सभी जानते हैं। क्यों महाभारत? क्योंकि इसमें अर्जुन, भीष्म पितामह, आपका जो कर्ण है, ये सब के बारे में जो वीर पुरुष थे जिन्होंने बहादुरी से वीरतापूर्वक लड़ाई करी और इनके जो भी गुण थे, ये सब के बारे में दिया गया है। और एक हमारा है रामायण, है ना, ये भी एक महाकाव्य है, एपिक है, ठीक है। ये हमारे इंडियन के दो एपिक हैं, ठीक है, जिसमें वीर जो पुरुष हैं, जैसे महाभारत में मैंने एक्सप्लेन किया, रामायण में चरित्र को बताया गया है हमारे श्री राम जी, माँ सीता के बारे में, है ना, और बहुत कुछ अलग अलग है ना, जैसे हनुमान जी हैं, मतलब जिन्होंने वीरतापूर्वक कार्य किए हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनके चरित्र के बारे में अच्छी बातें कही गई हैं, ठीक है, उसे हम एपिक कहते हैं। तो हमारा जो इंडियन एपिक है वो महाभारत और रामायण है, आप सभी को पता होगा, है ना। और क्या बोलते हैं, इसे हम एपिक कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, क्योंकि इसकी जो कॉम्पोजिशन होती लंबी होती है, रचनाएं लंबी होती हैं, और इनमें जो हीरोइक मतलब जो वीर पुरुष है या शूरवीर हैं, उनकी बहादुरी के कार्य, या जो महिलाएं हैं उनके अच्छे चरित्र, उनके त्याग तपस्या, ये सब के बारे में बात की जाती है। भगवान के बारे में बात की जाती है ना, जैसे कि माँ सीता है और भगवान श्री राम हैं, उनके चरित्र के बारे में बात की गई है, अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उसे कहते हैं एपिक मतलब महाकाव्य, ठीक है। तो एपिक क्या है? एपिक आर ग्रैंड यानी बड़ा, लॉन्ग कॉम्पोजिशन लंबी रचनाएं, अबाउट हीरोइक मैन वुमेन, है ना, वीर पुरुष या वीरांगनाएं जो हैं उनके बारे में, या फिर स्टोरीज अबाउट गॉड, भगवान के या देवी देवताओं की कथाएं कही जाती है, उसे हम एपिक कहते हैं, जिसे हिंदी में हम महाकाव्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि कौन सा सही है। एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, एक रीजन फॉर्म में होता है, मतलब एक दूसरे को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, जो भी है वो आपको बताना है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है, कथन पहला बोल रहा है, अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप ड्यूरिंग द किंग ऑफ कनिष्क।
कनिष्क का जो रूल है, मतलब किंगडम है, उस टाइम बुद्धिज्म का नया फॉर्म डेवलप हुआ, ये बात सही है। अगर आप हिस्ट्री मतलब पढ़े हैं एनसीईआरटी, उसमें ये बात कही गई है कि कनिष्क जो राजा हैं तो मतलब उनके किंगडम के टाइम, उनके शासन काल के टाइम बुद्धिज्म का न्यू फॉर्म आया था, नया रूप आया था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है महायान बुद्धिज्म, जो महायान, आपको पता है बुद्धिज्म के 2 सेक्ट्स थे, महायान और हीनयान, ठीक है। तो ये उनमें से बुद्धिज्म जो महायान है उसके 2 डिस्टिंक्ट फीचर हैं। 2 डिस्टिंक्ट फीचर हैं, क्या बोल रहा है, बुद्धास प्रेजेंस वाज डिपिक्टेड थ्रू साइन एंड बिलीफ इन बोधिसत्व। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? आइए देख लेते हैं। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, सेकेंड इज लिंक टू 1 बोल रहा है, मतलब दोनों सही हैं। दूसरा जो है पहले से लिंक है, और सेकेंड नंबर बोल रहा है फर्स्ट इज फॉल बट सेकेंड इज ट्रू, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है। थर्ड बोल रहा है बोथ 1 and 2 आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट लिंक टू 1, मतलब ये दोनों सही हैं लेकिन सेकेंड जो है वो पहले से लिंक्ड नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, पहला ट्रू है सेकेंड फॉल्स है। हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो ये ऑप्शन तो ये हमने पढ़ लिया है कथन वाला, तो ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ अगेन। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। बौद्ध धर्म जो है राजा कनिष्क के शासन के समय हुआ, ये बात सही है। और ये बात भी सही है कि बौद्ध धर्म की 2 धाराएं थी, महायान हीनयान। तो यहाँ पे महायान के बारे में बोल रहा है 2 प्रमुख विशेषताएं, मतलब कि क्या बोलते हैं, बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व के आस्था के माध्यम से दर्शाई गई। देखिए ये बात गलत है। महायान में बोधिसत्व जो थे वो लोग बहुत ही ज्यादा क्या थे, अंधविश्वासी हो चुके थे। वो लोग मूर्ति या प्रतिमाओं की पूजा बहुत ज्यादा करते थे, संकेत से नहीं, मतलब संकेत कहने का मतलब है उनके जो साइन या सिंबल या उनकी जो आस्था, जो बिलीफ थी, उस पे वो बिलीव करते थे नहीं। बोधिसत्व जो थे ना वो मूर्ति पूजा करते थे, आइडल वर्शिपर हो गए थे, मतलब, और आइडल वर्शिप करने के कारण उनके अंदर ना सुपरस्टिशियस अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि जगह जगह हर जगह उस टाइम पे मूर्तियाँ, मंदिर, ये सब बने, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे बोधिसत्व जो है साइन और सिंबल पे ही सिर्फ मतलब डेपिक्ट करते थे बुद्धा के प्रेजेंस को, नहीं, मूर्ति पे प्रेजेंट, मतलब मूर्ति पे वो लोग विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। साइन और सिंबल का जो बिलीफ था वो तो ये वो करते थे हीनयान। कौन करते थे? हीनयान, ठीक है, महायान नहीं, हीनयान करते थे। हीनयान मूर्ति पूजा पे बिलीव नहीं करते थे, वो साइन और बिलीफ, उनकी जो आस्था थी और उनका जो मतलब आस्था था वो मूर्ति पूजा पे नहीं था। वो कहते थे मूर्ति पूजा जैसा कुछ नहीं है, हाँ हमारी आस्था बौद्ध धर्म में है, उनकी जो बात कही गई है उस पे हम बिलीव करते हैं, उनके साइन जो है, उनके चिन्ह हैं, वो सब पे हम बिलीव करते हैं। तो ये जो बिलीव था वो हीनयान का था। बोधिसत्व, क्योंकि महायान का मतलब बोधिसत्व महायान को कहा जाता है, बोधिसत्व में महायान आता है, तो महायान आइडल वर्शिप करते थे, बोधिसत्व आइडल वर्शिप करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जबकि हीनयान जो है साइन और सिंबल पे बिलीव करते थे, उनकी आस्था पे विश्वास रखते थे कि भगवान का प्रेजेंस है, उसी पे वो बिलीव करते थे, उनके कही गई बातों पे बिलीव करते थे, बुद्धा के प्रेजेंस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है बोधिसत्व जो है वो साइन और बिलीफ पे करते, तो ये जो है सेकंड नंबर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट नंबर सही है कि कनिष्क राजा के शासनकाल के दौरान बुद्धिज्म के नए फॉर्म आए जो कि महायान और हीनयान में बटे थे। तो हीनयान जो है वो साइन और बिलीफ पे विश्वास करते थे, जबकि बोधिसत्व या महायान जो है वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन हम देख लेते हैं कि किसमें वो ऑप्शन दिया गया है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज लिंक टू ए, तो ये तो गलत हो जाएगा, सेकंड लिंक करता ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। फर्स्ट इज फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स बोल रहा, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट लिंक्ड टू ए, यस, ये बात सही है कि देखिए, सॉरी ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू बोल रहा है, यहाँ पे ये सेकंड तो फॉल्स है, तो फर्स्ट एंड
सेकेंड क्या है, फॉल्स होगा, यहाँ पे ट्रू बोल रहा है। फोर्थ नंबर जो है, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, हाँ ये बात सही है, फोर्थ नंबर आपका परफेक्ट है, सेकंड आपका फॉल्स है। महायान बुद्धिज्म जो है वो बुद्धा के जो प्रेजेंस को साइन और सिंबल से बोधिसत्व पे बिलीव करते थे, ये गलत है। बोधिसत्व जो है वो आइडल वर्शिप पे बिलीव करते थे और साइन और सिंबल पे जो बुद्धा के प्रेजेंस को बिलीव करते थे वो हीनयान थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स होगा ये आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो दूसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। ये जो सेकंड जो स्टेटमेंट बोला है वो हीनयान का है, महायान का नहीं है। यहाँ पे महायान लिख के स्टेटमेंट गलत कर दिया है, तो आपका फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट में दिया है, ठीक है, बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाण, ठीक है। कुषाण जो है वो सिल्क रूट के बेस्ट कंट्रोलर थे, मतलब कि उन्होंने सिल्क रूट को बहुत अच्छे से अपने शासन के दौरान क्या किया था, कंट्रोल किया हुआ था, बात सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, कुषाण रूल ओवर सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वर अर्लीस्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन विच वर इशूड बाय ट्रेडर, ये भी बात बहुत सही है। कुषाण जो है सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये दोनों जगह पे उन्होंने रूल किया, अपना शासन किया। वो पहले रूलर थे, पहले शासक थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था ट्रेडिंग पर्पस से, व्यापार के पर्पस से, ठीक है। हिंदी में देख लेते हैं, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, एकदम सही बात है ना। कुषाण ने मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर शासन किया, ये भी बात सही है। एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया, एकदम ये भी एकदम सही है। तो जो आंसर, दोनों ही कथन सही है, तो जो ऑप्शन में होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर बोल रहा है बोथ 1 and 2 आर ट्रू बट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, दोनों ही सही है। फर्स्ट इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स, ये भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू, तो भाई दोनों सही है, तो फर्स्ट का तो ट्रू फॉल्स होने का सवाल ही नहीं होता है, तो ये तीनों गलत है, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये कुषाण जो है, कुषाण जो शासक थे वो सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये इसमें बहुत अच्छे से रूल किए उन लोगों ने। पहला जो उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया ट्रेडिंग के लिए, जो कि ट्रेडर उसको इस्तेमाल करते थे, व्यापारी, और यही कारण है कि इन्होंने यहाँ ये दोनों जगह पे इतना अच्छा मतलब अपना शासन जमा लिया था, और जिसकी वजह से सिल्क रूट जो है वहाँ पे इनका कंट्रोल बहुत अच्छा था। तो दोनों सही हैं और सेकंड जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर ये हिंदी में है जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन किंग। किंग के बारे में आपको ये स्टेटमेंट कथन जो है उसको बताना है। किंग्स इन एवरी डायनेस्टी वांटेड टू एम्फसाइज इट्स मॉरल राइट टू बी रूलर। किंग कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप टू गॉड। तो जो राजा थे अपनी मतलब डायनेस्टी में, अपने शासन के दौरान, वो क्या करते थे कि जो रूलर्स हैं उनको इम्फेसाइज करना चाहते थे अपने मॉरल राइट्स के बारे में, ठीक है, उनकी जो मॉरल अधिकार है, ठीक है, नैतिक अधिकार, उसके बारे में वो स्ट्रेस देना चाहते थे, ये बात सही है। किंग कंस्ट्रक्टेड पैलेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप टू गॉड, हाँ ये भी बात सही है। उन्होंने जगह जगह पे मूर्ति बनवाई थी, है ना, मंदिर बनवाए थे, ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उनका जो रिलेशनशिप है गॉड से वो बहुत क्लोज है, और वो अपने आप को गॉड बताने के लिए कहीं कहीं जगह पे खुद अपनी मूर्तियां भगवान की मूर्तियों के आसपास बनवा देते थे, है ना, वही मंदिर में ही। तो ये दोनों बात सही है, क्योंकि वो अपना मॉरल अधिकार मतलब नैतिक अधिकार को दिखाना चाहते थे, तो दोनों बात सही है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, हाँ नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे, ये बात बिल्कुल सही है। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया, सही बात है। पूजा का जो मतलब वर्शिप प्लेस है, जैसे मंदिर, टेम्पल, मॉस्क, जो भी राजा थे जिस टाइम पे, ठीक है, चाहे वो मतलब मुगल हो चाहे इंडियन
जो शासन थे, तो मतलब उन्होंने मंदिर हो, मस्जिद हो, ये सब का उन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था, ताकि वो बता सके कि वो भगवान के कितने करीब हैं और अपने आप को भगवान के रूप में देखते थे, तो अपनी भी मूर्तियां उन मंदिरों में बना देते थे वो लोग, ठीक है। और इससे वो अपना नैतिक अधिकार पे बल देना चाहते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो क्योंकि दोनों सही हैं तो ये तो सवाल नहीं होता, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फर्स्ट इज एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड, ये भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, देखिए फर्स्ट जहाँ पे फॉल्स बोल दिया है, सेकंड ट्रू, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू बट फर्स्ट इज नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब हमारा सेकंड आंसर सही है, दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेकंड का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो अपना मॉरल अधिकार, नैतिक अधिकार हर जगह पे जमाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, इसीलिए जगह जगह उन्होंने मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां के साथ साथ अपनी भी मूर्तियां वो मतलब स्थापित कर दिए, अपने आप को मतलब जताने के लिए कि वो भी भगवान की तरह माने जाए, ठीक है। तो ये अपना नैतिक अधिकार जमाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही है। फर्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन उसका सही है सेकंड के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप जो आपको समझा रही हूँ मैं वो आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई भी डाउट हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं। ये है 5th नंबर। देखिए मैच के फॉर्म में पूछा है, मैच द प्लेसेस एंड कम्युनिटी ऑफ द क्राफ्ट, है ना। जगह भी है और कम्युनिटी मतलब समुदाय, उनके शिल्प कला के साथ सुमेल कीजिए। तो क्या कह दिया, बिदर, सूरत, पंचाल और सलियार। ये कहाँ, कौन सी जगह, ठीक है, या तो जगह दे दिया है या कम्युनिटी दे दिया है, उस पर आपको बताना है। तो देखिए एनसीईआरटी की अगर आप बुक पढ़ेंगे, ठीक है, आप देखेंगे बीदर जो है कहाँ का है, सूरत, पांचाल, ये सब दिया है। तो सूरत आपको पता है, सूरत जो है वो बुनाई है ना, टेक्सटाइल, जो गोल्ड लेस बॉर्डर का है वो बनाया जाता है, ठीक है। टेक्सटाइल है मतलब कपड़े का, कपड़े जहाँ पे गोल्ड और गोल्ड के जो लेस बॉर्डर बनाए जाते हैं वो है। तो सूरत उसके लिए है। तो सूरत जो है 3rd नंबर के लिए सही हो जाएगा। बी 3rd देख लेते ऑप्शन कहाँ पर है। सूरत को मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है सूरत में अच्छी अच्छी साड़ियाँ वगैरह जो गोल्ड लेस बॉर्डर की जो बनती है वो होता है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया। तो जो बी है वो 3rd नंबर पे हो जाएगा। वो ऑप्शन हम देख लेते हैं कहाँ पर है बी। ये तो यहाँ पे 1st नंबर पे, 2nd नंबर, 2nd मतलब ये 3rd, ये वाला देखेंगे। बीदर जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर और कॉपर जो वर्क होता है उसको हम बीदर कहते हैं, जो कि हैदराबाद के वेस्ट पार्ट में मिलता है। ये जो कार्य है ना, ये जो शिल्पकारी है जहाँ पे सिल्वर और कॉपर, स्पेशली ब्लैक कलर का जो कलर का इस्तेमाल किया जाता है ना, आर्ट, उसके लिए होता है। तो बीदर जो है 1st नंबर है वो 4th नंबर पे आ जाएगा। वो हम देख लेते हैं किस में है, ये 4th में ही है कि ए का 4th नंबर। बी सूरत का जैसे मैंने बताया कि टेक्सटाइल होता है, वहां पर गोल्ड लेस बॉर्डर की साड़ियाँ या कपड़े जो होते हैं उसके लिए फेमस होता है, तो बी 3rd नंबर। पांचाल जो होता है शिल्पकारी वर्क होता है, मतलब कि जो स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, आयरन का हो चाहे किसी भी तरह का, स्पेशली आयरन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। पांचाल्स जो है वो आयरन वर्क वगैरह के लिए, जैसे कि मूर्ति वगैरह बनाना, लोहे का कार्य का, है ना, ये सब के लिए होता है। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1st के लिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और सलियार जो होता है वो वीविंग होता है, तमिलनाडु का एरिया स्पेशली कवर करता है ना सलियार का। तमिलनाडु का जो जगह है वो वीविंग, साड़ी वगैरह जो वीविंग करते हैं ना, उसे वो जगह सलियारी वर्क से बहुत फेमस है, वहाँ पे है। और ये जो बीदार है वो हैदराबाद वगैरह में ज़्यादा फेमस है। पांचाल वगैरह यूपी साइड ये सब में ज़्यादा फेमस है। सूरत का आप जानते हैं टेक्सटाइल वगैरह, टेक्सटाइल जैसे कपड़े जिसमें गोल्ड लेस बॉर्डर ये सब किए जाते हैं, उसके लिए फेमस है। तो सलियार डी नंबर हमारा क्या आ जाएगा, वीविंग का। तो ये देखिए ये ऑप्शन 4th ऑप्शन एकदम सही आ रहा है। बीदर जो है वो
तांबे तथा चांदी की जड़ाई का काम है ना, क्राफ्ट वर्क मतलब यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें तांबे और चांदी की जो जड़ाई करती है ब्लैक पेंट के साथ, वो जो कि हैदराबाद में ज़्यादा पाए जाते हैं। सूरत का आपको पता है सुनहरे गोटे की जरी वाली जो साड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, उसके लिए है। पांचाल जो है लोह मतलब कि आयरन जो संबंधित कार्य है, या स्कल्पचर वगैरह बनाते हैं, मूर्ति वगैरह, या उस तरह का कार्य होता है इसमें। सलियार जो है बुनाई है, जो तमिलनाडु के पार्ट में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 4th जो मैच है हमारा वो सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा डिटेल में वीडियो। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहती हूँ कि वीडियो इतनी लंबी हो और आप देख के बोर हो। नेक्स्ट हम पार्ट में हम देखेंगे वीडियो। लास्ट हम आज का देख लेते हैं 6th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन हिज इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख, अशोका सजेस्टेड दैट द रिचुअल आर नॉट यूजफुल। मतलब कि अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन अभिलेख में उन्होंने कहा था कि रिचुअल्स जो होते हैं, है ना, कर्मकांड जो होते हैं वो इतने यूजफुल नहीं होते हैं। पीपल इन मौर्यन, सेकंड बोल रहा है, पीपल इन मौर्यन एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड एनिमल सेक्रीफाइस। मतलब कि अशोक जो एम्परर है उनके टाइम में जो मौर्य एम्पायर था, है ना, उसमें डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे लोग। उनको पूरी आज़ादी थी कि जो भी लोग हैं, जो भी जिस भी डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस धर्म को फॉलो करने के चक्कर में क्या होता था पता है, लड़ाइयाँ वगैरह बहुत होती थी, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग की अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग विचार होते हैं, अंधविश्वास होता है, जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइस करना, लोगों को स्लेव बनाना, क्रूअल व्यवहार करना, ये सब कुछ अलग अलग धर्म में शामिल होता है। और इनके मतलब मौर्यन एम्पायर अशोक के टाइम में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो क्या किया अशोक ने कि मतलब देखा कि अरे अलग अलग धर्मों को हमने मानने का, प्रैक्टिस करने का, रिलीजियस को हमने अलाउ तो कर दिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत हो रही है, कंट्रोवर्सीज हो रही है, क्योंकि कुछ लोग छोटे, अपने से छोटे निचले स्तर वाले को बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी से बिहेव करते थे, एनिमल को सेक्रीफाइस करते थे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी जो कि गलत है। उनको हटाने के लिए उन्होंने अपने धम्मा मतलब कि जो धर्म जो है उस पर उन्होंने मतलब जाके बताया कि जो रिचुअल्स होते हैं वो काम के नहीं होते हैं। ठीक है, काम के नहीं होते मतलब ऐसे रिचुअल्स जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए। देखिए अब ये इनका कुछ लोगों का रिचुअल्स था एनिमल सेक्रीफाइस करना, ठीक है, बलि देना, पशु बलि देना, या फिर गुलाम बना के, लोगों को गुलाम बना के रखना, उन पे अत्याचार करना। इस तरह के रिचुअल्स सही नहीं है, किसी काम के नहीं है। अगर वो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी भी जीव जंतु को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे रिचुअल किसी काम के नहीं है। ये बात उन्होंने अपने धम्मा में कही। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू, ये गलत हो जाएगा। बात ये भी सही है कि उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन में ये बात कही कि रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, क्योंकि कारण ये था कि उनके धर्म, उनके राज्य शासन में अलग अलग धर्म को अपनाने वाले लोग थे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट बहुत होता था, क्योंकि पशु बलि होती थी, लोगों को क्रूएलिटी के साथ ट्रीट किया जाता था। ठीक है, इस वजह से इन सबको हटाने के लिए उन्होंने इंस्क्रिप्शन अभिलेख जो करवाई, जिसमें लिखा कि रिचुअल्स किसी काम के नहीं होते हैं अगर वो दूसरों को तकलीफ देते हैं। सेकंड इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू, तो यहाँ पे सेकंड तो सही है, तो यहाँ फॉल्स बोल रहा है, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट कॉज फॉर वन। देखिए बोल रहा है सही है, लेकिन सेकंड कॉज नहीं है फर्स्ट वन के, जबकि ये बात गलत है। यही कारण था इनके राज्य में, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे लोग डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आने लगी है, और ये बली का जो चक्कर था इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी परेशानी को, इसी तकलीफ को दूर करने के लिए मतलब अशोका ने सोचा कि ये गलत है और इससे मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, गलत हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए ही उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन करवाया जिसमें लिखा कि रिचुअल्स यूजफुल नहीं है। तो सेकंड जो कथन है इसी के कारण फर्स्ट जो है किया गया। तो यहाँ पे बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू एंड सेकेंड इज कॉज ऑफ फर्स्ट, ये बात सही है कि सेकेंड जो है फर्स्ट, ये जो इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखाया कि रिचुअल्स काम के नहीं होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, उसका कारण सेकेंड नंबर ही है, क्योंकि
यहाँ पर जो डिफरेंट रिलीजन के लोग थे अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि गलत था, और गलत होने की वजह से लोगों को बहुत सफरिंग करनी पड़ रही थी, और इस सफरिंग से लोगों को बचाने के लिए इन्होंने इंस्क्रिप्शन का निर्माण किया, मतलब उसमें ये बताया उन्होंने। ठीक है, तो 4th नंबर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया, कर्मकांड किसी काम के नहीं है ना। अपने अभिलेखों ने उन्होंने सजेस्ट किया, बताया, बोल के, चाहे लोगों को, चाहे लिखवा कर इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कि जो कर्मकांड है, रिचुअल्स है, काम के नहीं होते। मौर्य वंश में के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा कभी कभी विवाद एवं पशु बलि का तक पहुंच जाता था, जो कि अभी हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि क्या कारण था, क्या होता था। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सही है, और इसी कारण से इसका रीजन है कि उन्होंने अपने अभिलेख में सुझाव दिया, सजेस्ट किया कि रिचुअल्स किसी काम के नहीं है। तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आज हम सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे बाकी जो क्वेश्चन है। और मैं आशा करती हूँ जितना भी हमने किया है आज क्वेश्चन वो आपको समझ में आया होगा, और अगर मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए हमारी वीडियो के थ्रू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।